आप्पासाहेब रघुनाथराव भाऊराव वेंगुर्ले आणि NIIT नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बँकिंग क्षेत्रातील करिअर आणि संधी हा विषय घेऊन आज हा एक दिवसीय वेबिनार आपल्या सर्वांसाठी या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेला आहे। तेव्हा सर्वप्रथम या वेबिनारच्या अनुषंगाने उपस्थित असणाऱ्या सर्व डेलिगेट्स, मार्गदर्शक, मान्यवर यांचं सर्वप्रथम मी मनापासून महाविद्यालयाच्या वतीनं महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर VR पाटील सर यांच्या वतीनं मी आपल्या सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। मित्र हो, आजचा जो विषय आहे तो अत्यंत सुंदर आहे, कारण बँकिंग क्षेत्रातील करिअर आणि संधी हा विषय आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे। कारण जागतिक पातळीवर आज जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, अशा बदलात्मक परिस्थितीचा अर्थव्यवस्थेवर होत असलेला परिणाम आणि या परिणामातून अनेकांचे रोजगार जाणे हा जो महत्त्वाचा विषय आहे, हा महत्त्वाचा विषय जर डोळ्यासमोर ठेवला आपल्याला, तर रोजगाराची संधी निर्माण करणे आता आपल्या सगळ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं झालेलं आहे। आणि म्हणून बँकिंग क्षेत्रामध्ये आज विविध पदावर काम करण्याची संधी आपल्याला सगळ्यांना निर्माण होते। ही एक सुवर्ण संधी आपल्या सगळ्यांसाठीची आहे। परंतु सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी स्वतःचा आत्मविश्वास आणि आपल्याकडे असणारे जे काही या क्षेत्रातलं कौशल्य आहे, याला विकसित करणं मात्र आज फार गरजेचं आहे। कारण आता ही खरी स्पर्धा जी आजच्या काळामध्ये असणार आहे ती आपल्याची स्वतःची असणार आहे। आणि म्हणून बँकिंग क्षेत्रामध्ये जर आपल्याला करिअर करायचं असेल, नोकरीची संधी मिळवायची असेल, तर आपल्यामध्ये एक कौशल्य विकसित करणं गरजेचं आहे। त्या दृष्टीने आजचा हा जो वेबिनार आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे। कारण परिस्थितीला सामोरे जाऊन जर आपल्याला त्याच्यातून मार्ग काढायचा असेल, तर एक नवं कौशल्य आपल्याकडे, नवं तंत्रज्ञान आपल्याकडे हे असणं ही काळाची गरज असणार आहे। आणि म्हणून कोरोना सारख्या या महाभयंकर परिस्थितीमध्ये प्रायव्हेट सेक्टर मधले अनेकांचे रोजगार गेले, अनेकांना रोजगारापासून वंचित राहावं लागतंय। आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण खचून न जाता आजही बँकिंग क्षेत्रामध्ये, कारण बँकिंग क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेशी अत्यंत जवळून असणारा संबंध आहे, आणि म्हणून बँकिंग क्षेत्र हे व्यावसायिक आहे, व्यावसायिक बरोबर व्यावहारिक आहे आणि प्रात्यक्षिक आहे। या तिन्ही गोष्टीचा जर आपण विचार केला तर मला वाटतं त्याचा अर्थव्यवस्थेशी असणारा जो संबंध आहे, तो अर्थव्यवस्थेशी असणारा संबंध हा एक कणा म्हणून त्याच्याकडे बघितला जातो। आणि मग तिला विकसित करत असताना आपल्याकडे देखील जर काही गुण त्या संदर्भातले असते, तर आपल्याला देखील रोजगाराची संधी त्याच्यातून मिळू शकते। आणि म्हणूनच आपल्यामध्ये असणारे जे कौशल्य गुण आहेत त्याला विकसित करण्याची जी प्रक्रिया असते, ती प्रक्रिया आता जागतिक पातळीवर सगळीकडे सुरू आहे। आणि म्हणूनच अशा परिस्थितीमध्ये नवतरुणांना त्यांच्याकडे असलेले जे काही नॉलेज आहे ते व्यावहारिक पातळीवर आणण्याच्या दृष्टिकोनातून, किंबहुना आपल्याकडे इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं नॉलेज आहे, ज्ञान आहे, आणि त्याचा फायदा या बँकिंग क्षेत्रामध्ये बँकिंग क्षेत्राला होऊ शकतो, अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो, आणि त्याचबरोबर आपल्याला देखील होऊ शकतो, असा जर विचार आजच्या युवकांनी केला आणि आपलं धैर्य गमावून न बसता आपला आत्मविश्वास जर या क्षेत्रामध्ये आपण वाढवला, तर मला वाटतं आपल्याला नवीन रोजगाराच्या संधी खूप चांगल्या पद्धतीच्या मिळू शकतील। याच्यासाठीच नॉलेज आज आपण या वेबिनारच्या माध्यमातून मिळवावं अशी एक अपेक्षा मी आज आपल्या आयोजकांच्या वतीने या ठिकाणी करतो। पुन्हा एकदा आप्पासाहेब रघुनाथराव भाऊराव गरुड कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय आणि IIT या शिवम सिंग आहेत, ते त्यांना मी अनम्यूट करतो त्यांचं
Shivam, unmute yourself. Madam, you would like to say a few words before we take to Shivam again? Please, if you can, share a few words from your coordination Yes. perspective. Your Sorry for words. some network issue, sir. No problem. All the Complete. students. Good morning, everyone, and warm welcome to all of you at Mega Online Webinar for Leading Private Sector Banks, jointly organized by Appa Sahib Raghunath Rao Bhaurao Garud College, Shindurni, and National Institute of Technology. As we look back, our college established in 1971 in this rural area for educational development of society. Now, near about after 49 years, our college achieved success in many fields like research, education, and social. As a part of that, our college got Best College Award in 2017 by KBC North Maharashtra University, Jalgaon. Like as our students achieved many prizes in national and state level competition like Maestro, Ahwan, Anveshan, Avishkar. In 2018, our student Ms. Manisha Chaudhary got first prize at National Level Anveshan Research Convention at Ganpat University, Gujarat. This has happened because our chairman, Dada Sahib Sanjay Ji Garud, whole management team, Principal Dr. V.R. Patil, and all professors are very active in all those things. Today's webinar is one of the part of our active participation in different activities. In this webinar, we are having great resource person. I welcome you all, sir. I feel extremely honored to introduce the resource person. First of all, I would like to introduce first speaker, Mr. Niranjan Mohite, sir. He is a regional lead of West and South for Banking, Finance Service and Insurance vertical of National Institute of Technology. Mr. Niranjan has over 18 years of work experience in the educational training industry. Welcome, sir. Another resource person is Mr. Narayanan, sir. He has over 38 years of banking experience and more than 12 years overall training experience in National Institute of Technology and Institution of Finance, Banking and Insurance. He has trained more than 10,000 young professionals for NIIT and IFBI to fulfill their career aspiration and help them to join various institutions in BFSI sector. Once again, I welcome to both resource persons. On behalf of our institution and college, we are very grateful to Mr. Niranjan sir and Mr. Narayanan sir for accepting our invitation and making their presence here. Now, I hand over the charge to Mr. Shivam. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. सबसे पहले मैं NIT को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. NIT बेसिकली अपना 30+ कंट्रीज में है एंड ये NIT का बेसिकली वर्क क्या रहता है, ये जो भी अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स रहते जैसे इनका भी कंप्लीट ग्रेजुएशन होता है, सो उनको स्किल प्रोवाइड करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. लाइक बेसिकली हमारा वर्क ऐसा होता है कि हम जो भी बच्चे होते हैं उनको बैंक की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. सारे बैंक से सो हमारा पर ईयर अगर कहा जाए तो 35 मिलियन स्टूडेंट्स ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं लाइक आगे के करियर के लिए. ओके एंड और जो NIT जो इस्टेब्लिश हुआ है 1981 में. ओके एंड सो बेसिकली आज का जो वेबिनार है उसके लिए हमारे स्पीकर हैं मिस्टर निरंजन टी मोहिते जी, जो कि रीजनल हेड है NIT, रीजनल हेड है वेस्ट और साउथ के NIT लिमिटेड के. सो बेसिकली वो आपको बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सारी चीज़ों को वो गाइड करेंगे कि एक्चुअली में बैंकिंग इंडस्ट्री है क्या. और आपने अगर जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सो आने वाला नेक्स्ट ईयर जो भी आपके लिए है सो उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराएंगे कि बेसिकली उसमें क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं एंड अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हो आप तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करना होगा. लाइक उसके लिए ये सर आपको करेंगे. ओके हेलो
Niranjan sir. Thank you, Shivam. I think my voice is clear, Shivam. Yes sir. Yes sir. Okay, so first is a very warm welcome to all of you, and I'm sure Shivam and all the dignitaries like Dr. Sanjay sir, Yogita ma'am, and all the dignitaries already has set some context about this webinar and created a basic ground level understanding. I will speak in English, Marathi, Hindi. I'll try to communicate in all the language, so the message should go loud and clear to the youth. That's the objective. So, आजचा जो हा वेबिनार आहे, आय थिंक मराठी जास्त सोयीस्कर पडेल मला असं वाटतं, कारण आपले महाराष्ट्रातलीच मुलं आहेत. तर आय विल टेक, Yes, sir. Yes. यू कॅन टाईप इन मराठी, हिंदी, इंग्रजी. मराठी चालेल मॅडम? Yes, मराठी सर थोडं त्यांना अंडरस्टँडिंगला बेटर होतं जरा. सो ओके विथ युअर रिक्वेस्ट आपण मराठीतच करू, आणि जिकडे काही डिफिकल्टीज असेल त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये त्यांचे क्वेश्चन्स टाइप करू शकता. सो आय एम जस्ट शेअरिंग माय पीपीटी. जस्ट कन्फर्म मी इफ इट इज विजिबल. Yes, दिसतंय सर. Okay. Thank you very much. So, a warm welcome again to all of you. आजचा जो हा वेबिनार आहे, जसे सरांनी आधी सांगितले की बँकिंग आणि फायनान्शियल सेक्टरवर आहे, BFSI ऍज अ सेक्टरवर आहे. तर सर्वप्रथम मी BFSI म्हणजे काय किंवा BFSI हा सेक्टर काय आहे या संदर्भात माहिती देईन. त्याच्यामध्ये येणारे जे काही ट्रेंड्स आहेत, ज्या नवीन गोष्टी सध्या या डिजिटल मोडमध्ये आपण ऍक्सेप्ट करतोय, त्या गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत. आणि त्यानंतर आपण ह्या संदर्भात असलेल्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आणि त्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीजला आपण ग्रॅज्युएशन नंतर कसं अँटिसिपेट करावं आणि त्यासाठी काय प्रिपरेशन करावी, कुठल्या मार्गदर्शनाची गरज आहे, त्याला काय ट्रेनिंग्स असतात आणि काय ट्रेनिंग्स आपण कसं ऍक्सेप्ट करू शकतो, आणि NIT त्यामध्ये काय हेल्प करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी आपण एक समराईज करू पुढच्या 30-35 मिनिटांमध्ये, आणि आपण त्या गोष्टी पुढे कम्प्लीट करू. तर वेबिनार सुरू करण्याआधी 2 गोष्टी. दॅट तुमचा ऑडिओ कम्प्लीट सेशन मध्ये म्यूट वर ठेवा. जर तुम्हाला काही इंटरॅक्शन करायचं असेल तर थ्रू चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाईप करा, आणि ते चॅट बॉक्स प्रत्येक स्लाइड मध्ये चेक करेन, आणि त्यामध्ये जर काही क्वेश्चन असतील तर ते मी आन्सर करेन. काही क्वेश्चन वेबिनार कम्प्लीट झाल्यानंतर आपण आन्सर करू, आणि काही क्वेश्चन इन बिटवीन आन्सर करू. मेजॉरिटी कम्युनिकेटिव्ह असला पाहिजे, आणि कॉन्व्हर्सेशन दोन्हीकडून असेल तर त्याला जास्त त्या वेबिनारला इंटरेस्ट येईल असं मला वाटतं. त्यामुळे जे काही तुमचे क्वेश्चन्स आहेत ते, आणि मी काही क्वेश्चन्स करीन, त्याचे आन्सर्स तुम्ही चॅट बॉक्सच्या माध्यमातून तुम्ही आमच्या बरोबर शेअर करा. ओके. आता काही टेक्निकल गोष्टी आहेत. तसं चॅट ऑप्शन कुठे आहे, तर माझ्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला कळेल की चॅट विंडो कुठे आहे, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट कुठे आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला पार्टिसिपेंट्स लिस्ट दिसेल, किती पार्टिसिपेंट्स आहेत. तर जे लॅपटॉप वरून आहे त्यांना ही स्क्रीन दिसेल, जे मोबाईल वरून ज्यांनी लॉग इन केलं असेल त्यांना ही स्क्रीन दिसेल. त्यांच्यासाठी पण चॅट ऑप्शन मोर मध्ये चॅट ऑप्शन आहे, तिकडे तुम्ही जाऊन चॅट करू शकता. तर ह्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या चेक कराव्या तुम्ही. सर्वात प्रथम आजचा जो टॉपिक आहे BFSI इंडस्ट्री ओव्हरव्ह्यू, त्याबद्दल बोलू आपण. तर आजचे जे टॉपिक्स आहेत ते मी तुम्हाला प्रेझेंट करतो. पहिले सर्वात प्रथम आहे ओव्हरव्ह्यू ऑफ BFSI, म्हणजे BFSI इंडस्ट्री बद्दल मार्गदर्शन. रोल्स इन BFSI इंडस्ट्री, की कुठल्या प्रकारचे रोल्स आहेत आणि त्याचे काही जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, आणि डिटेलिंग आपण नियो BFSI एम्प्लॉय म्हणजे प्रोफाईल डिटेलिंग करू, की प्रोफाईल्सला लागणाऱ्या काय काय स्किल्स आहेत आणि काय एलिजिबिलिटी लागते, काय एज क्रायटेरिया लागतो, काय एज्युकेशन क्रायटेरिया लागतो, या संदर्भात आपण एक मार्गदर्शन करू. आणि सर्वात शेवटला की ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी प्रिपरेशन काय करावी, म्हणजे ते इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन असो किंवा ऍप्टिट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन असो, आपण याबद्दल प्रेझेंट करू. त्यामुळे जर काही स्लाइडवर काही डाऊट्स असेल तर तुम्ही मला कम्युनिकेट करा. BFSI, सो BFSI इंडस्ट्री जी इंडस्ट्री आहे त्याचा फुल फॉर्म मला असं वाटतं की मुलांनी तुम्ही आन्सर करावा की व्हॉट इज BFSI. तर ज्यांना माहिती आहे त्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये टाईप करून मला त्याचं उत्तर द्यावं. गुगल करण्याची गरज नाही, खूप सोपा शब्द आहे BFSI. ही BFSI इंडस्ट्री नक्की काय आहे आणि ह्या इंडस्ट्रीचं वैशिष्ट्य काय आहे हे मी सांगेन. पण मला याचा फुल फॉर्म काही मुलांना जर येत असेल किंवा काही प्रोफेसर जे असतील त्यांना जर द्यायची इच्छा असेल तर त्यांनी द्यावा.
माझा आवाज नीट येत नाही असं कोणतरी म्हणतंय. जर असं नक्की सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम आहे का? प्लीज टाईप येस और नो. म्हणजे माझा आवाज सगळ्यांपर्यंत पोहोचतो आहे का? आता येतोय सर आवाज, आधी ब्रेक झालेला. ओके, मध्ये मध्ये तो अनस्टेबल होतोय का? आता क्लिअर आलाय पण. ओके, थँक्यू. तर BFSI इंडस्ट्री बद्दल आपण बोलतोय, तर BFSI चा फुल फॉर्म जर कोणाला येत असेल तर त्यांनी क्विकली चॅटबॉक्स मध्ये जाऊन टाईप करा, व्हॉट इज BFSI. BFSI. Anybody can type. I just want to know what is BFSI means here. ओके, मी तुम्हाला काही डायग्राम दाखवतो, त्याच्यानंतर तुम्हाला कळेल की what is BFSI industry is all about. Okay, somebody has said banking, financial services, insurance, bank, finance, service institutes. Okay, वेगवेगळे आन्सर्स आहेत. ओके ओके, बँक अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस. ओके, सो सिम्पल आन्सर आहे. बऱ्याच लोकांनी प्रयत्न चांगला केला. आय थिंक फर्स्ट सुमिता पाटील सेज करेक्ट, बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस अँड इन्शुरन्स. सो सांगण्याचं तात्पर्य ही जी इंडस्ट्री आहे ही 3 वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीला कॉन्ट्रीब्युट करून एक स्ट्रॉंग इंडस्ट्री आहे. पण ह्याच्या मागचं ऑब्जेक्टिव्ह एकच आहे, मनी अँड ओनली मनी. So basically, this industry play with money. So there is a savings, there are investments, there are transactions, there are loans. You know, all those things happen. So if my diagram is saying if somebody saves money in the bank, maybe they save in the fixed deposit, recurring investments. So they have these investments goes in terms of loans, and that goes into borrowings. That is called lending. So banks makes profit only with these 2 transactions. They take investment in terms of savings, and then the same money they spend in the market in terms of loans. Similarly, when these transactions happens in our regular life. So when we go to a shop, we buy something. So definitely, whatever is that product which we buy, the seller gets money, and that money is also circulated from the raw material to production. And so there are layers. So the point of saying is that this is a very, very important industry. आणि ह्या इंडस्ट्रीमुळे इकॉनॉमी जी आहे ती कंटिन्यू ग्रोथ होते. आणि जर ह्या इंडस्ट्रीचं स्पेसिफिक सांगायला झालं तर ह्या इंडस्ट्रीमुळे कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ GDP is important. So if you can see, one of the fastest growing industry and expected to have a bright future in future. This industry catered banking, financial services and insurance sectors, and currently they are into a fintech organization, which is a new technology. Fintech manje financial and technology as a combination, wherein they fintech is basically a combination of financial and technology. So what happens in this industry? There are lot of IT organization are designing the financial applications through softwares, and therefore it's an independent application which deals in financial softwares. I think I will off my video, then I think the visibility of voice would be more better, because bandwidth is taking time. Yes, sir. So I think internet would be fluctuating. So if I keep my off video, I think voice is much better clear. Yes, ma'am? Yes, sir. Absolutely right, sir. Okay. Thank you very much for this understanding. So I was saying, so this is one of the important sector which contributes 8% to our GDP. And as I said that how many industries are catered in this particular sector is bank, insurance companies, financial services companies, all the regulators. Now, regulators plays a very vital role. Now, regulators manje banks, all types of banks, whether it's a public sector bank, private sector bank, commercial banks, international bank, small finance bank, all banks have been regulated by Reserve Bank of India. So they are the controller of all these banks. They are the bank's bank, I would say. So that is similarly for all financial companies been regulated by SEBI, insurance companies regulated by IRDA, and provident fund related things will be regulated by PFRDA. I was talking about fintech when I was talking about fintech because financial technology companies. So if you can say small finance companies are only now application based. If you need
25,000 स्मॉल लोन, देयर इज एन एप्लीकेशन, आप उसमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड मैच कीजिए, आपको अगर आपका सिबिल अच्छा होगा आपको 10 मिनट में वो 25,000 अकाउंट में आ जाएंगे. सो देयर इज नो ऑफिसेस, दे हैव ओनली वन रीजनल ऑफिस समवेयर, बट their complete operations is basically based on applications. So that's why fintech organizations are going to take lot of importance in future. और इसमें काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे हम बात करेंगे TCS, Capgemini, Infosys, जिन्होंने बैंक्स के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं. दे आर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी. जैसे ICICI बैंक और SBI बैंक एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको हम फिनैकल कह रहे हैं. तो वो फिनैकल सॉफ्टवेयर बैंक्स ने नहीं बनाया, वो बनाया है इन्फोसिस ने, बट ऑपरेट करने वाले हैं ICICI. सो ये जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, वो बहुत ह्यूज लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर रही है IT आज बैंकिंग इंडस्ट्री में. उसका रीजन ये है क्योंकि हम आज डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं. सो ऑफ कोर्स IT इंडस्ट्री विल आल्सो हैव सम कंट्रीब्यूशन इन दिस इंडस्ट्री. आई ऑलरेडी सेड यू कि ये जो इंडस्ट्री है वो 8% अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इट्स वेरी वेल कंट्रीब्यूटर इन आवर GDP आल्सो. आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज GDP. सो दैट विल हेल्प आवर इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो. और लगातार हमारी इंडियन इकोनॉमी और GDP अच्छे मूवमेंट पे मूव कर रही है, रैंक 5, 6, और उससे भी बेटर रैंक आएगा GDP के थ्रू हमारे इंडियन इकोनॉमी का, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज डूइंग गुड. हमारी सारी इकोनॉमी जो है वो BFSI सेक्टर से जुड़ी हुई है. Of course, there are other industry also there, like chemical industries there, clothing industry, textile industry is there, retail industry is there. But BFSI industry is one of the stable and never had a recession in this industry. अगर आपने ड्यूरिंग कोविड भी देखा होगा तो बैंक को एक इमरजेंसी सर्विस और बैंक को एक इसेंशियल सर्विस का दर्जा दिस कोविड-19 ड्यूरिंग लॉकडाउन में मिला. इट्स ओनली बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमी जो भी इस लॉकडाउन के दौरान जैसे इमरजेंसी सर्विसेज की इकोनॉमी स्टेबल रहने के लिए हमने गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि बैंक्स को चालू रखना बहुत जरूरी था. तो all the employees in the banks today, they were working throughout in this particular pandemic. So we should respect that as this industry has this kind of contributions also. So that was about a summary about this BFSI industry. हम ये इंडस्ट्री को और डिटेल में जानेंगे, इसके कितने वेरिएशंस है. जैसे हम बैंक्स में बात करते हैं, so बैंक्स में we have public sector banks, we have private sector banks. अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिनका contribution of funds और contribution of equity more than 51% होता है, that is by central government. तो हमारे पास स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक, all these banks जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें गवर्नमेंट has contributed more than 51%. That's why they are public sector bank. और अभी ये सारी पब्लिक सेक्टर बैंक is undergoing a massive merging. 27 banks become 12 banks. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मर्जिंग क्यों हो रही है? बिकॉज दी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और व्यवहार को और थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए मर्जिंग हो रहा है. इसका ऑफ कोर्स वन डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये सारे वेरिएशंस हो रहे हैं. इसमें शायद कुछ लेवल तक जॉब कम हो सकते हैं, बट सुविधाएं जो है उसे ज्यादा निकल के आएगी. प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ कोर्स इट्स owned by ownership or partnership, and in these private sector banks also there are various banks who have more than 100 years contribution, like if you take City Union Bank, Catholic Syrian Bank, Karnataka Bank, all those banks spends a lot of time in the industry, but they still wanted to remain a private sector banks. और इसमें कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे हम ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, सो इनका भी जो नेटवर्क है वो काफी ह्यूज है. अगर मैं ICICI बैंक का एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश करूँ तो ICICI बैंक currently holding more than 4,500 branches across country, more than 17,000 ATM. तो similarly you have HDFC, similarly you have Kotak Mahindra. तो the employee strength of this bank is also huge. अगर सिर्फ ICICI की बात करें तो ICICI में 80,000 लोग काम कर रहे हैं. हम स्टेट बैंक की बात करें, स्टेट बैंक में 76,000 लोग काम कर रहे हैं. मे बी दैट इज विथ
ऑन पेरोल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल। तो अगर हम ये रेंज की बात करें या हम इस स्ट्रेंथ की बात करें तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज वेरी ह्यूज बिकॉज दे हैव अ नेटवर्क अक्रॉस कंट्रीज एंड देयरफॉर private sector banks will have a very good time in near future. So my point of saying is, of course, public sector bank where there would be reducing or merging is happening, wherein private sector is elaborating and expanding to a rural banking and other aspects. तो जो एक माइंडसेट होता है बच्चों का कि मुझे गवर्नमेंट में जॉब करना है या मुझे एसबीआई में काम करना है, ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड एस्पिरेशन और वो होनी भी चाहिए, बट कंपटीशन कितना स्ट्रांग होता है वहां पे। अगर हमें आईबीपीएस एग्जाम देनी है तो आईबीपीएस एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, मेरा अगर रैंक फर्स्ट 100 में आना चाहिए तो मेरी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी, इस सब चीज की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। हम ब्लाइंड फोल्ड करके सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे फिर 6 महीने फिर 6 महीने, क्योंकि ये एग्जाम हर 6 महीने आते हैं, इसीलिए प्रिपरेशन, हैविंग नॉलेज अबाउट दिस एग्जाम्स, इस एग्जाम्स के क्वेश्चन सेट्स क्या होते हैं, उसके कितने कोचिंग क्लासेस से क्या प्रिपरेशन करवाते हैं, उनका क्या रिजल्ट है, ये सारा केस स्टडी है। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कंपैरेटिवली इन पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर्स जॉब्स आर मच मच बेटर in the capacity of payment facilities. Second thing, private sector, to get a job in this industry, it's not that difficult today. Simple interview process है, हर बैंक की अपनी अपनी एक process होती है और वो अपने interviews through advertisement और through their training partner और through their channel partner वो अपनी openings disclose करते हैं और उसके through आपको वो interview के लिए prepare करना होता है। फॉरेन बैंक्स, यस, इंडिया में काफी फॉरेन बैंक सेट हुई है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, एबीएन एम्ब्रो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक्स। ऑफ कोर्स दे आर इन ओनली मेट्रो सिटीज, बट अगेन any graduate who is fresher can be part of this bank. So it is not rocket science कि कोई भी फॉरेन बैंक्स के लिए मुझे कहीं बड़ी MBA डिग्री करनी है या मुझे कहीं बड़ा एजुकेशन लेके आना है, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। अगर आप उनके वेबसाइट पे जाके उनके प्रोफाइल चेक करोगे तो इट्स वेरी, they want plain graduate with very good communication skill in English and able to understand the basic understanding about the domain knowledge. तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो वेरिएशंस है जॉब्स के लिए, लोगों को लगता है कि जॉब्स नहीं है। अब मैं आपको धीरे धीरे इतना एक्सपांड करूंगा कि आपको लगेगा कि इस स्लाइड में ही कम से कम 400 से 500 जॉब एक ही दिन में मिल जाएंगे, बिकॉज इतना मार्केट ओपन है। हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि मार्केट कितना ओपन है, आज कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रही है टू गेन द इकोनॉमी बेटर। तो ये स्लाइड आपको वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ओवरव्यू देगी कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है जिसके लिए मैं खुद प्रिपेयर कर सकता हूँ। यही ऑब्जेक्टिव है मेरा इस स्लाइड का। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स है, हर एक रीजन में उनके, जैसे अगर हम चंद्रपुर मध्यवर्ती बैंक हो गया, अगर हम नागपुर, अगर अकोला है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी, हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की एक अलग अलग ब्रांच होगी जो रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू करती है, जिसमें ऑफ कोर्स स्टेट कंट्रीब्यूट करता है सम काइंड ऑफ फंड्स एंड दे मॉनिटर आल्सो। सो टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, बट आई वुड ओनली से दिस दैट there are opportunities on all these kind of banks. Differential banks जो small finance banks है, जैसे IDFC banks हो गया, बंधन बैंक जो नए AU small finance bank, उत्कर्ष बैंक, all these are small finance bank. Of course इनको भी RBI guidelines के अंदर रहना पड़ता है, but they are small finance banks. They started from collecting recurring money from small shops, and now they have come to a capital where they can define themselves as a small finance bank. And under the leadership of Raghuram Rajan, when he was RBI governor, he has given licenses to all these small finance banks to come across. तो ये है banks के बारे में. Similarly, in financial services, we have huge means huge companies involved in those completely mutual funds, distribution agencies. So यहाँ पे अगर आप organizations के नाम, there are I think 46 mutual funds companies who are involved in this. There are distribution agencies like Motilal Oswal, Sher Khan, Edelweiss, ILFS, DHFL, all these financial companies, those who are into a financial organization. If you take internationally नाम अगर हम इसमें ले तो उसमें क्रिसिल है, JP Morgan Stanley है, Credila है, पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, ये जो फाइनेंशियल वेबसाइट्स है, they all come under these financial categories. Merchant bankers,
one of the important ingredient in this, merchant banker, custodians, asset management organization, all these financial services companies. हम इन कंपनीज के बारे में सोचते ही नहीं है कि ये कंपनीज है, कहाँ है, किस तरह का काम करती है. तो अपॉर्चुनिटीज के मामले में मैं जो बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में भी स्किल्ड मैन पावर लगती है, और रॉ मैन पावर काम नहीं कर सकती इसमें. स्किल्ड मैन पावर, जिनको फाइनेंशियल के IRR कैलकुलेशन पता है, जिनको क्रेडिट डेबिट का डिफरेंस अच्छे तरह से पता है. और आई थिंक ये कॉमर्स के ट्रेनिंग में होता है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट करे. यहाँ पे आपका स्मार्ट एटीट्यूड और स्मार्ट अप्रोच और थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको कंट्रीब्यूट करोगे तो शायद यू विल बी एबल टू गेट पार्ट इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री. Moving further, we have NBFCs. It's a new terminology from last 5-6 years down the line, which we called non-banking financial companies. So non-banking financial companies, they are acting like a bank, but they are not actually a bank. So for example, if I have to say, a small finance bank, they maybe have only rights of accepting the money, or they might have only rights of lending money, but they cannot do both. They cannot act like, they cannot issue checkbook. So there are certain limitation has been set by RBI here, and they've been working like a non-banking financial company. Isme you will have Muthoot Finance like company, or you have Bajaj Finance like organization. You can take small finance companies, all those who are even spending personal loans, they will be part of here. Infrastructure management organization, they will be part of here. Mortgage companies, loan companies, you can take even LIC, and all those companies comes in these kind of segments. They are not bank, but yes, they are really are knownly into these financial company standards. They are lending money, or either they are accepting money as a deposits. They don't do both. That's how they called non-banking financial companies. So of course, so many opportunities in NBFCs also. And last not the least, insurance. You take a name of any big corporates. So you take a name of Tata, you take a name of Birla, you take a name of Reliance. They are into an insurance companies. They are into insurance, the big corporates. But they have their insurance companies affiliated with definitely an international brand like Reliance is with Nippon, Tata is with AIG. So, and of course, there are government bodies also who are into in insurance companies. So even in LIC is also in insurance companies, and there are also many organizations or many banks, all private sector banks or all government banks also into the insurance sector. And today insurance industry will grow tremendously. And during this COVID, I think they have already started, because the threat of a life and the threat of diseases definitely need to ensure that you have to be insured under Mediclaim now, because any medical emergency required a lot of funds, and that funds, I don't think so a common man or a middle class person will have a lot of saving for that. So it's always ideal to have a good Mediclaim policy, which will at least give you a 5 lakhs rupees cover in that policy. That is expectation of all medium. So definitely with this COVID-19, I'm sure people have understood the importance of Mediclaim policy, and that's how this industry will also grow. And not only that, I mean, there is a reinsurance, like big companies does this reinsuring of companies having worth more than 400, 500 crore, they do a reinsurance because there's a capacity to have insured. So there are a lot of reinsurance companies exist, and there are opportunities with those organizations. So I would say कि आप explore करो, तुम्ही या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लोर करा. गुगल इज व्हेरी ओपन टू ऑल ऑफ यू नाव, आणि या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण ओपन करतो, जेव्हा यामध्ये रिसर्च करतो, तेव्हा आपल्याला यामध्ये बऱ्याच ओपनिंग आहेत. त्याच्यासाठी काही लर्निंग असतील ते कसं अँटिसिपेट करायचं, त्याला प्रिपेअर कसं करायचं, आणि काय रिक्वायरमेंट आहे ऑर्गनायझेशनची, मी त्या रिक्वायरमेंट मध्ये बसतो नाही बसतो, या सगळ्या गोष्टी आहे. इट्स अ मॅटर ऑफ रिसर्च. आणि मे बी दिस सेशन which will create some awareness, आणि त्यामुळे मे बी तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी माहिती पडतील की ओके, ह्या इंडस्ट्रीमध्ये एवढ्या ओपनिंग आहेत, तर मला त्यासाठी काय करावं लागेल, किंवा ह्यामध्ये रोल काय असतो, ह्यामध्ये तुम्ही करणार काय ह्या इंडस्ट्रीमध्ये. ठीक आहे की आपण इंटरव्ह्यू देऊ, पण इंटरव्ह्यू दिल्यानंतर जॉब काय प्रकारचा असतो, आपण ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या पुढच्या स्लाइड्स मध्येही बघू, आणि त्याच्याबरोबर आपण ट्रेंडही बघू, म्हणजे या इंडस्ट्रीमध्ये ट्रेंड काय आहे. सर, आपण ट्रेंड मध्ये बोलत असताना आपण ह्या गोष्टींचा विचार करतो की व्हॉट इज द लेटेस्ट ट्रेंड. आजकाल युथ मुलांना जर मी ट्रेंड विचारलं तर फक्त एकच आहे की वेब सिरीज. ऑफकोर्स दॅट्स अ लेटेस्ट ट्रेंड, बिकॉज इवन ऑल
हॉलिवूड बॉलिवूड मूवीज आर गेटिंग रिलीज्ड इन OTT प्लॅटफॉर्म्स. तसंच बँकिंग मध्ये जो ट्रेंड आहे दॅट इज अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म, कम्प्लिटली डिजिटल सर्व्हिस. Now, what is a digital service? For example, I don't remember when I have visited my branch for the transactions. Maybe more than 1 year I had gone through कि मैं बैंक नहीं गया हूँ. क्यों? Because मेरे पास मोबाइल है और उस मोबाइल में एप्लीकेशन है, मैं पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, या फिर मेरे को कोई ट्रांजैक्शन करना है, मुझे FD करना है, मुझे रिकरिंग करना है, मुझे SIP करना है, मुझे ट्रेडिंग करना है, सारा मेरे एप्लीकेशन के थ्रू होता है. तो मैं बैंक में क्यों जाऊँ? विड्रॉ करना है कुछ इमरजेंसी कैश तो मैं वो ATM से करता हूँ. अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है शॉपकीपर से तो मैं शायद पेटीएम या गूगल पे या फोन पे से करता हूँ. सो व्हाट इज द नीड ऑफ मी टू विजिट द बैंक? आई डोंट थिंक सो. तो इसीलिए, और जैसे जैसे हमको सारी चीजें इजी मिलती जाती है, हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं. क्योंकि ये जो डिजिटल इंडस्ट्री का जो एक ट्रेंड है, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि बैंक चाहते हैं, ये इसलिए आया क्योंकि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस है. बिकॉज एज ए कस्टमर जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीजें हमको हमारे मोबाइल के अंदर आ जाए, तो ये कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये चेंजेस आने शुरू हो गए. पहले अगर यही चीज अगर 10 साल पहले होती तो हमें बैंक्स में लाइन लगा के टोकन नंबर के थ्रू कैश विड्रॉल का ऑप्शन था. अब शायद इतने ATM है कि लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कैश विड्रॉल के लिए, और आप सेल्फ एक्सेस कर सकते हो. सो देयर इज अ डिफरेंस. और यही डिफरेंस अगर हम इस कोविड-19 में इस सिचुएशन को 10 साल पहले देखें तो शायद हम इस थ्रू जो वेबिनार आज कर रहे हैं नहीं कर पाते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उस वक्त रिवील नहीं थी. हम लॉकडाउन में कुछ नहीं कर पाते, शायद ओनली देख सकते थे, बट बाकी कोई चीजों को हमें एक्सेस नहीं मिलता है, या न्यूज पे हमें ये पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है. शायद दैट्स ऑल द टेक्नोलॉजी एंड दैट्स ऑल. 10 साल के बाद अगर हम इस चीज पे आज खड़े हैं डिजिटल, बिकॉज हमने एक्सेप्ट किया है. आज आई थिंक मोबाइल इज अ सच एडिक्शन कि हम हमारा 24 घंटे में से एटलीस्ट 18 आवर्स वी स्पेंड, और 18 to 16 आवर्स वी स्पेंड ऑन मोबाइल, बिकॉज उसमें ही सारी चीजें हैं. So that is called addiction. Then अगर वो चीजें हैं तो उसमें सारे एप्लीकेशंस बन गए, उसमें सारे सॉफ्टवेयर्स बन गए जो आप घर से और अपने मोबाइल से हैंड कर सकते हो. और उसी माध्यम से आज अगर हम ये वेबिनार की बात करें तो मुझे लगता है शायद सारे विद्यार्थियों ने अपने मोबाइल से लॉगिन करके ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं. सो दैट्स अ ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी. और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए बैंक्स ने ऐसे एप्लीकेशंस बनाए कि सारी चीजें आप मोबाइल हैंडलिंग कर सकते हो और उसके थ्रू आपके ट्रांजेक्शन कर सकते हो. और ये मिशन था मिस्टर नरेंद्र जी मोदी का, जब उन्होंने 2014 में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की जब अनाउंसमेंट की थी. और उसके माध्यम से आज आपके आधार कार्ड लिंक्ड है आपके अकाउंट के साथ. अगर आज फार्मर्स को उनके घर बैठे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, कुछ अमाउंट मिल रही है जो उनके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट्स हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया. एंड इसी वजह से उनके अकाउंट में आपको सब्सिडी मिलती है. अगर आपकी गैस की सब्सिडी है तो अपने अकाउंट में, क्योंकि ये सारी चीजें लिंक्ड है, ये सारी चीजें लिंक्ड है और ये एडवांटेज है. और आगे जाके ये चीजें और बेनिफिट होगी. अगर मैं कुछ टेक्नोलॉजी का नाम लूं, अगर आपको इस बारे में पता है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको हम रोबोटिक्स कहते हैं, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिससे लेजर अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाएगा, मल्टीपल अकाउंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म पे रीड कर सकते हैं. ऐसी कई टेक्नोलॉजी आज काम करती है टू मेक इट मोर सक्सेसफुल और मोर इजियर. और आगे जाके क्या होगा? आगे जाके integrated banking solutions will come for all of us. Now, what is integrated banking? Integrated banking का एक एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर मेरा अकाउंट ICICI बैंक में है तो मुझे शायद अगर मुझे चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट देना है, या फिर मैं या तो मोबाइल ऐप से दे सकता हूँ या मैं ICICI बैंक में विजिट करके पर्सनली फॉर्म फिल करके भी दे सकता हूँ. तो ये था लिमिटेशन सिर्फ ICICI बैंक के लिए. बट अगर मेरा अकाउंट ICICI में भी है और मैं SBI बैंक मेरे सामने दिख रही है तो मैं वहां पे भी जाके मेरा अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड बैंकिंग. मतलब आप कोई भी बैंक में विजिट करो, आपका अकाउंट डिटेल उस जो बंदा अकाउंट के सामने बैठा है, अकाउंटेंट बैठा है या बैंकर बैठा है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट की दे सकता है. ये इंफॉर्मेशन अभी तक उपलब्ध नहीं है इंडिया में, बट वेरी सून ये आएगी कि आप कोई भी बैंक के अकाउंट होल्डर हो, आप कोई भी बैंक में विजिट करो और आपको वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन दिखेगी. तो इंटीग्रेटेड का और एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा. आई थिंक दैट विल मोर रिलेट यू. ट्राई, अगर आप मोबाइल यूज करते हो, अगर आप सिम कार्ड यूज करते हो, तो ट्राई ने इंटीग्रेटेड नंबर्स के लिए यूज किया. अगर मैं एयरटेल यूजर हूँ
और एयरटेल का मेरा अकाउंट, मेरा मोबाइल नंबर XYZ है, तो अगर मुझे एयरटेल की सर्विस पसंद नहीं है तो मुझे वोडाफोन में जाना है विद सेम नंबर। तो वो पॉसिबल पहले नहीं था, बट कुछ साल पहले वो शुरू हुआ। फिर वो जियो में भी अगर किसी को पोर्ट करना है वो कर सकते हैं। दैट इज इंटीग्रेटेड, मतलब आपका नंबर चेंज नहीं होगा। सिमिलरली ये बैंकिंग भी ऐसी होगी कि आपका अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा, आपका ट्रांजैक्शन, अगर आपको ICICI बैंक पसंद नहीं है, आपको वो SBI में करवाना है, आप सेम अकाउंट नंबर से वो करवा सकते हो। सिर्फ आपका बैंक चेंज होगा और अकाउंट नंबर चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड बैंकिंग, और ये वेरी सून आएगा। और इंडिया में ये इसकी जो बिटकॉइन या ब्लॉकचेन जो हम इसकी बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पे काम शुरू है, और आई एम श्योर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जल्दी इस चीजों को अनाउंस कर देंगे, बिकॉज ये फ्यूचर है और हमें उस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है, हमें उस फ्यूचर के लिए सीखना है और एक्सेप्ट करना है और उसके लिए काम करना है। अगर हम आगे हमारे फ्यूचर की तरफ देखते हैं, हमारे आगे आने वाले करियर की तरफ देख रहे हैं, तो ये सारी बेसिक चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए ट्रेंड्स को इन्फॉर्म करना या ट्रेंड्स क्या है ये बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये मेरे स्लाइड में है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स। बैंक में रोल किस तरह के हैं। ऑफ कोर्स अगर बैंक का वर्किंग चेंज हो गया है, अगर हम ये कहते हैं कि डिजिटल डिजिटल डिजिटल, हम डिजिटल पे इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, तो इंसान का बैंक में काम क्या है, ये सवाल होगा आपके पास। मतलब डेफिनेटली बहुत लोगों को ये सवाल पूछने की इच्छा होगी, सर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अगर बैंक में विजिट नहीं करते हो तो बैंक में लोगों की जरूरत क्यों है। और इसी सवाल का मेरा ये जवाब है। अगर आपको मेरी स्लाइड दिख रही है, मेरे 6 डायग्राम से, सबसे पहले बैंक इस कंपटीशन सिनेरियो में सस्टेन करना चाहता है और वो सस्टेन कर रहा है, और काफी सारे बैंक सस्टेन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इनफ अकाउंट होल्डर्स है। अब होता क्या है कि अगर मैं ICICI बैंक की एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक ICICI बैंक जो मुंबई में है उसमें 1 लाख अकाउंट होल्डर है, तो वो 1 लाख अकाउंट जरूरी नहीं है कि हमारे ICICI बैंक के साथ ही टिके रहे। वो तभी टिकेंगे जब वो उस बैंक के साथ खुश है। दैट इज मीन दे आर हैप्पी विद द सर्विसेज। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस मशीन के द्वारा जो होती है वो होती है। एज ए ह्यूमन बीइंग we'll have to be emotionally connect with, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई कनेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम एक होटल में जाते हैं, अगर हम एक होटल में जाने के बाद हमें कोई वेटर नहीं पूछेगा, हम अपने बैठे हैं, कोई 10 मिनट तक हमें पूछेगा नहीं, तो we will not like it. We want that somebody should attend us. We want that somebody should talk to us. Definitely with that constant branch banking culture, it's still going to exist. और तभी उस ब्रांच बैंकिंग में सुपीरियर सर्विस is important. That every customer is important, every customer is a god. जिसे हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, जो घर आए वो। सो कस्टमर इज अ किंग इन द प्रोफेशनल लाइफ, तो उसे संभालना इंपॉर्टेंट है विद बेटर सर्विस। समटाइम इट हैज टू बी डोर स्टेप सर्विस फॉर अ कस्टमर। जैसे हाई एंड कस्टमर्स होते हैं, VIP कस्टमर्स होते हैं, सीनियर सिटीजन कस्टमर होते हैं, उनको हैंडल करना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेटली so you'll have to even work as a doorstep service. So ये नया ट्रेंड है। पहले बैंक किसी घर पे नहीं जाते थे, कस्टमर को जरूरत है वो आ जाएगा, बट अभी ये कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बैंक को अपने हर कस्टमर का ख्याल रखना पड़ता है। अगर कस्टमर बिजी है, वो नहीं आ रहा है ब्रांच में, बट उसके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे पड़े हैं, बैंक वेट नहीं करेगी, बैंक बोले कि भाई आप उसके घर जाओ या ऑफिस जाओ और उसका इन्वेस्टमेंट बैंक में एक्सेप्ट करो, बिकॉज प्रॉफिट तभी बनेगा जब बैंक में इन्वेस्टमेंट या लोन्स होंगे। तो बैंक का मोटो हो गया है कि बिजनेस करना। कस्टमर सर्विस के साथ बिजनेस इज द बेसिक मोटो ऑफ द बैंक। सेकंड इज प्रोवाइड सॉल्यूशंस। नाउ ये सॉल्यूशंस कोई कंप्लेंट सॉल्यूशंस नहीं होते, या एक सॉल्यूशन वो तो करना ही पड़ता है अगर कस्टमर सर्विस, बट मेन सॉल्यूशन इज टू अंडरस्टैंड कस्टमर पोर्टफोलियो और उससे रिलेटेड उनको सोल्यूशन देना। जैसे अगर एक फार्मर है, उसके अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, उसने कोई अच्छा प्रॉफिट किया इस साल पे, 50,000 पड़े हैं, अब वो 50,000 सिर्फ पड़े हैं, कुछ उसका उपयोग नहीं कर रहे फार्मर जो है, वैसे वो चल रहे, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अब एज अ बैंकर मेरा ये काम है कि मैं उस फार्मर को एक सोल्यूशन दूं। सोल्यूशन इज टू इन्वेस्ट योर मनी।
अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो उसका 3.5 से 4% मिलता है, बट वही अमाउंट आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो शायद 60% इंटरेस्ट मिलेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट नहीं बता रहा हूँ। तो फायदा ये है कि आपको शायद वो एफडी में आपके पैसे सेफ भी रहेंगे और उससे आपको शायद कुछ इंटरेस्ट ज्यादा भी मिलेगा। मे बी फार्मर अग्री हो जाएगा क्योंकि उसे पता नहीं था ये बात, बट मैंने बताई एज अ बैंकर, तो इट इज कॉल्ड अवेयरनेस टू कस्टमर। तो उस तरह के सॉल्यूशंस, किसी के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, किसी के इंश्योरेंस एडवाइजिंग होते हैं, तो ये सारे सॉल्यूशन देने का काम जो होता है वो बैंकर्स का होता है और उसके लिए उनको काम करना होता है और इसीलिए उनको एम्प्लॉइज लगते हैं। दूसरा, अब क्या हो गया है, जैसे कस्टमर बैंक में आते नहीं है तो हम क्या करते हैं, बैंक क्या करती है, बैंक आपको कस्टमर का लिस्ट दे देती है, ये आपके कस्टमर्स है, आपको इनके साथ कनेक्ट होना है, आपको इनके साथ एंगेजमेंट रखना है, आपको इनके साथ इनको सर्विस देके इनको इनकी कस्टमर नीड, इनकी बिजनेस और इनके थ्रू बिजनेस भी करना है। तो अगर मैंने कहा 1 लाख है तो उसमें से 25,000 मुझे मैप किए हुए हैं, व्हेन आई सेड जो मुझे मैप किए हैं तो वो कस्टमर 25,000 मुझे 100% मैप है, मतलब उस 25,000 कस्टमर का पूरा काम देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज अ रिलेशनशिप मैनेजर उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा। तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उनका बर्थडे है तो मैं विश करूंगा, उनका एनिवर्सरी है, उनकी कोई एसआईपी है, उनकी कोई एफडी है उसको रिन्यू करना है, ये सारा काम मेरा हो जाता है। तो अगर आप देखोगे कि अगर आपको आपके बर्थडे के विश आती है तो वो कोई बैंकर इनिशिएट करता है। अगर आपको कोई बैंक से फोन आता है, सर आपके अकाउंट में फंड्स है बट आप इन्वेस्ट नहीं करो, या आपको सर कोई एक और अकाउंट ओपन करना है, ये सारे कॉल्स आपको जो आते हैं वो बैंकर्स के आते हैं, क्योंकि बैंकर्स का काम होता है कस्टमर से कनेक्ट रहना, इसलिए हम उनको 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट रेफरेंस कहते हैं। सो इसे एक अदर वर्ड है स्पॉक, जिसको हम बोलते हैं कि a specialized person who is appointed for you, so that is called a banker। वही होता है जो आपके सॉल्यूशंस, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी डिफिकल्टी, आपके इश्यूज या आपके कंसर्न्स को हैंडल करता है बैंक के लिए, तो आपका रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट होता है और उस एक्टिविटी से वो बैंकर प्रोडक्ट्स सेल करता है इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। सो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली मतलब कभी कभी कस्टमर की नीड में ही वो प्रोडक्ट निकल जाता है और कभी कभी वो उस कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है या उस कस्टमर को काउंसिल करके समझाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको हम क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये सारा ब्रांच बैंकिंग का प्रोसेस है, ये सारा इंटरनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है। और आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जब आप इनिशियल लेवल पे जाओगे तो आपका डेली रूटीन इसी तरह से होता है। तो ये आपका एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है आपका, जैसे हम कहते हैं कि मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये आपका है जॉब डिस्क्रिप्शन। ये आपको काम करना है अगर आप बैंक में जाते हो, या पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, जॉब रोल इज कॉमन, ये सबके लिए कॉमन है। ये ब्रांच मैनेजर हो या फिर फर्स्ट लेवल ऑफिसर हो, कॉमन जॉब है। सो दिस इज हाउ अबाउट द कंप्लीट प्रोफाइल अबाउट दिस बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे हम इसमें। जैसे मैंने कहा था कि एक टिपिकल डे एक एम्प्लॉय कैसे स्पेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो क्या एक्सपेक्टेशंस होती है एम्प्लॉय की मैनेजर से, और कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले होती है मीटिंग। आई थिंक ये स्लाइड शुरू करने के पहले अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो आप प्लीज पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। अभी तक जो भी मैंने कवर किया आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि इट इज टू फास्ट, टू स्लो, तो उसके हिसाब से मैं मेरी स्पीड कम करूंगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है अब तक, आप चैट में लिख सकते हो। खत्म किया क्या? Okay, no problem. So we'll continue. So I was saying कि एक टिपिकल डे जो हम स्पेंड करते हैं बैंक में या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में, वो इस तरह होता है। सबसे पहले हम एक मीटिंग करते हैं जिसे हम हडल कहते हैं इन प्रोफेशनल लाइफ। नो, व्हाट इज हडल? हडल मतलब मीटिंग, और हम इसको एक अलग तरीके से बात करते हैं।
अगर आपने इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी स्पोर्ट्स टीम को ग्राउंड में, जब हम मैच शुरू होने के पहले एक सर्कल बना के एक डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मैच एंड नॉट फॉर द टीम। दैट पर्टिकुलर मैच क्या ऑन ग्राउंड क्या एक्शंस होती है, हम वो डिस्कस करते हैं। कैप्टन कुछ सजेशन देता है, कुछ एडवाइस देता है कि यू नो ही विल बोल फर्स्ट और ही विल बैट फॉर व्हाटएवर। एक 10 मिनट्स का एक हडल होता है। बैंक में भी ऐसा ही एक हडल होता है अर्ली मॉर्निंग, जब आपको ब्रांच मैनेजर कुछ गाइडलाइंस क्रिएट करेगा कि आज कैशियर पे कौन बैठेगा या फिर उसका क्या रोल होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट इज टू बी, और कल के कितने लोग हैं कस्टमर है, दोज हु आर नॉट हैप्पी, उनको कॉल्स करके उनको इन्फॉर्म करना, व्हाटएवर जो एक ब्रांच की एक्सपेक्टेशंस होती है, जो ब्रांच मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को बता देता है, दैट इज कॉल्ड हडल। तो ये फर्स्ट 10 मिनट्स में होता है। आफ्टर दैट ट्रिगर्स एंड लीड्स के ऊपर आपको एक्शन लेना होता है। तो वो क्या होता है, जनरली आप हडल मीटिंग के बाद अपने सीट पे बैठते हो, आपको एक मशीन दी जाती है, जैसे आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप असाइंड होता है, तो आप आपके सीट पे बैठते हो और वहां पे आप जब मशीन ओपन करते हो, जिसको हम कहते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट्स अ सॉफ्टवेयर जो बैंक के सॉफ्टवेयर में होता है। वहां पे आपको आपके जो कस्टमर आपके लिए मैप किए, जैसे मैंने कहा था 25,000 कस्टमर मुझे मैप है, तो उनके नोटिफिकेशन आते हैं कि आज किसी का जन्मदिन है, या आज किसी की एनिवर्सरी है, या फिर आज किसी का SIP रिन्यू करना है, किसी की FD मैच्योर्ड हो रही है, किसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट आई है, या किसी को क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, किसी को सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो ये सारे आपको ट्रिगर्स आते हैं फ्रॉम द कस्टमर डेटाबेस, और आपको क्या करना होता है, आपको एक्शन लेना होता है। अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग रोज नोटिफिकेशन आता है कि आज योर फ्रेंड्स बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, तो दिस इज नोटिफिकेशन, आप उसके ऊपर कमेंट करके उसको विश कर देते हो। तो ये बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके हर कस्टमर को एक विश मैसेज चलाए। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको कोई मैनुअल नहीं करना होता, ये ऑटोमेशन होता है। बट वो ऑटोमेशन प्रोसेस करने का काम जो होता है फर्स्ट 15 मिनट्स में, वो बैंकर का होता है, वो आप करते हो। या फाइनेंशियल सर्विस का होता है, जैसे अगर आप किसी का LIC का होम लोन है तो उसको भी वही मैसेज जाएगा। तो ये सारे बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके पास ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू ये अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट और एंगेज रहते हैं। उसके अलावा ये जो हाफ एन आवर होने के बाद बेंच जो होती है कस्टमर्स के लिए ओपन, ड्यूरिंग दैट हम कस्टमर सर्विस करते, कोई कैश विड्रॉल के लिए आया है, या कोई बड़ी कैश डिपॉजिशन के लिए आया है, या फिर किसी को डिमांड ड्राफ्ट सर्विसेज है, किसी को ओवरड्राफ्ट है, किसी को लॉकर फैसिलिटी है, ऑल दी फैसिलिटीज जो भी बैंक की फैसिलिटी है उसके लिए जब कस्टमर वॉक इन करते हैं तब उन्हें सर्विस करने के लिए एम्प्लॉयज बैंक में होते हैं, वो होता है। जब ब्रांच कस्टमर के लिए बंद होती है उसके बाद फिर बैंकर का जॉब होता है कि हम मीटिंग्स करें विद कस्टमर्स, जैसे अगर किसी की रिक्वायरमेंट्स है, मे बी दैट मीटिंग कुड बी इन द ब्रांच और एट होम और मे बी एट क्लाइंट्स प्लेस, तो वो मीटिंग्स करने का काम होता है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम द फोकस इज बिजनेस। तो बैंकर का जॉब होता है कि वो बिजनेस के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन करे, और उसके बाद आफ्टर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस ओवर वो अपने सारे मीटिंग्स के जो पॉइंट्स या जो भी उन्होंने दिन में काम किया उसका एक स्मॉल रिपोर्ट बना के वो अपने कस्टमर डेटाबेस में अपडेट कर दे, ताकि उनको एक फॉलोअप के लिए रिमाइंडर आए वहां से और उनको एक अपडेट आए डैशबोर्ड पे उनके। तो ये सारा एक सिस्टमैटिक प्लान्ड वर्क होता है बैंक में, और ऑफ कोर्स काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, क्योंकि आपको काफी सारे प्रोसेस समझने होते हैं, काफी सारे मैनुअल्स होते हैं, उसके थ्रू ये फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक्स एक प्रोटोकॉल फॉलो करती है, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोटोकॉल फॉलो करती है, हर एक चीज की एक पॉलिसी प्रोसेस होती है, और आप उस पॉलिसी को एट एनी कॉस्ट ब्रेक नहीं करते, क्योंकि ये जो डिजाइन करते हैं वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसको हम कंप्लायंस कहते हैं। तो हमें जब बैंक्स में काम करते हैं हमें कंप्लायंस के ऊपर काफी ध्यान देना होता है, जिसे इन अदर वे वी कॉल्ड फॉलोइंग रूल्स। सो दैट्स ऑल, इट्स अबाउट द टिपिकल रोल इन अ डे टू डे लाइफ ऑफ अ BFSI एम्प्लॉय। किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस है इस स्लाइड को लेके तो दे कैन पुट इन द चैट बॉक्स। अगर कुछ क्वेश्चन है आपको इस स्लाइड को लेके आप पूछ सकते हो, or else we'll move to the next slide. अगर आप टिपिकल ग्रोथ देखोगे कि बैंकिंग में ग्रोथ क्या है, ग्रोथ पाथ क्या है, तो एक काफी इंटरेस्टिंग ग्रोथ पाथ है और काफी लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ पाथ है।
अगर आप देखोगे तो आप जब शुरू करते हो फर्स्ट लेवल पे, आप एक ऑफिसर लेवल पे ही शुरू करते हो, कोई एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब बैंक में होती नहीं, वो सारे थर्ड पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। बट अगर आप बैंक के पेरोल पे जाते हो तो आपको एक ऑफिसर लेवल का रोल अपॉइंट होता है सबसे पहले, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर डेप्यूटी मैनेजर, फिर मैनेजर। सो बिटवीन ऑफिसर और मैनेजर की जो जर्नी है वो 4 to 5 years की है। आप मैनेजर के बाद, आप एक ब्रांच मैनेजर बनने के बाद आपको सीनियर मैनेजर बनने के लिए, मतलब सीनियर मैनेजर जो है वो 2 से 3 ब्रांच हैंडल करता है, और उसके बाद क्लस्टर मैनेजर बनते हो आप, जो मे बी एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर आईसीआईसीआई बैंक अंधेरी एरिया अगर मैं मुंबई का लूँ तो वहां पे अंधेरी में 10 ब्रांचेस है, तो वो 10 ब्रांच का जो एक हेड होता है जिसे हम क्लस्टर मैनेजर कहते हैं, सो वो सीनियर मैनेजर होता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट, देन डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, काफी ऐसे रोल्स है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हो आगे, आपकी टीम साइज जो आपकी नीचे होती है वो बढ़ती जाती है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी कि आप कंट्री हेड बनो, कंट्री हेड बनने के लिए काफी आपको अपग्रेड करना होता है, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट इन योर सर्टिफिकेशंस, और काफी सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो एक प्रेसिडेंट बनने के लिए एटलीस्ट 20-25 years का एक्सपीरियंस प्लस सर्टेन सर्टिफिकेशन, सर्टेन अपग्रेडेशन, काफी रिक्वायरमेंट होती है। और आप अभी एट दिस मोमेंट जो बॉटम में ऑफिसर है उसके लिए आप कोशिश करो, क्योंकि वो आपका फर्स्ट गोल होगा। आपकी एम्बिशन ऑफ कोर्स अपवर्ड्स होनी जरूरी है, बट फाउंडेशन ही अगर मेरे पास नहीं मिली तो मैं अपवर्ड देख ही नहीं सकता। सो आई थिंक एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट आपको आपका फाउंडेशन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, और उस ऑफिसर लेवल पहुंचने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मुझे करनी है, मुझे अपने आप को कौन से एग्जाम्स देने हैं। बैंक के लिए कुछ एग्जामिनेशन कंपलसरी होते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स के लिए NISM सर्टिफिकेशन कंपलसरी होता है, इंश्योरेंस के लिए IRDA कंपलसरी होता है, ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस है जो मैंडेट है, वो आपको करने होते हैं। तो ये एक टिपिकल ग्रोथ पाथ है, मतलब आप अपने आप को किस लेवल तक ले जाना सकते हो, ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन या इंडिविजुअल फोकस कर सकता है, बट आइडियली ये एक टिपिकल ग्रोथ पाथ इन दी BFSI सेक्टर है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि ये जॉब करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन ये जॉब कर सकता है, किसके लिए अवेलेबल है, और इसका क्या मोटो है। तो बेसिकली ऑल ग्रेजुएट्स, जितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट्स है वो सब ये कोर्स कर सकते हैं, ये सब प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर ये जॉब के लिए एलिजिबल है। देयर आर सम डायरेक्ट जॉब्स, देयर आर सर्टेन जॉब्स व्हिच इज require training to get, and then you go ahead and get the job. So that's up to the organization, but ideally the criteria for appearing for these interviews is basically eligibility criteria. So first is age criteria. So ideal age should be between 19 to 26. Then education criteria, then that means between 10th to graduation you should have been maintained minimum 50% in your academics. So when I say 50, it is not 49.99, it should be 50 and above, because banks are very specific with academics. अगर आपका 49.75 है, अगर आपको लगता है कि वो राउंड ऑफ 50 है, for bank it is not. So you will have to take care कि आपका 50 above होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मे बी इन फाइनेंशियल सेक्टर दिस इज नॉट फॉर बैंक्स, दिस इज मैंडेट कि आपका 50 और अबव होना चाहिए। एक्सपीरियंस इट इज नॉट नेसेसरी, कोई मैंडेट नहीं है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए या कंपलसरी है। आइडियली फ्रेशर इज व्हाट एक्सपेक्टेशंस, बट अगर किसी को एक्सपीरियंस है इस रिलेवेंट इंडस्ट्री में, दैट कैन बी कंसिडर्ड विथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। बैकग्राउंड फ्रॉम लोकेशन पर्सपेक्टिव कोई नहीं है, एनीबडी एंड एवरीबडी who is Indian citizen can apply for this job. ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है कि मेट्रो सिटीज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और रिमोट लोकेशन के बच्चे नहीं कर सकते। अर्लियर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए कुछ मेट्रो सिटीज का प्रायोरिटीज था, बट अभी रूरल बैंकिंग इज ह्यूज चेंज इन द करंट सिनेरियो, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक ICICI, HDFC, Kotak and IndusInd, they want to get candidates from all across Maharashtra and to get candidates to the respective locations, क्योंकि बॉम्बे कैंडिडेट अकोला में प्लेस होगा तो वो कभी नहीं जाएगा। So they want a candidate from local level who can be part of these banks, and that's why the opportunities जो आ रही है इस इंडस्ट्री में वो महाराष्ट्र के लिए ज्यादा है, क्योंकि रूरल बैंकिंग, जैसे मैंने कहा कि ऑल दिस बैंक, अगर आप ICICI
बैंक का ही एग्जांपल लो, या HDFC बैंक का, या कोटक बैंक का, या इंडसइंड बैंक, या all other private sector banks जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, now anybody and everybody works in that banks from local level only. There is no migrants और कोई high qualification like MBA करके नहीं आते. All these are graduate kids. So I don't think so. उन्होंने कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन किया कि MBA is required या पोस्ट ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड. अगर आपने ऑलरेडी किया है दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर आप अभी ग्रेजुएट हो और इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हो तो कोई MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है. ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन. अब वी विल मूव टू नेक्स्ट is what is required skill set and what is required to get a job in this industry, and that is important. तो ये सबसे important slide है कि आपके बॉडी के अंदर इस DNA का होना बहुत जरूरी है अगर आपको BFSI सेक्टर में जॉब करना है. नाउ DNA मतलब अगर साइंस स्टूडेंट्स हो तो उनको पता चलेगा. हम जीन्स की बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है उसमें जीन्स होना बहुत जरूरी है. तो हमारा जो ये DNA है वो बेसिकली नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड का होना जरूरी है. सो सबसे पहले अगर आप डोमेन की बात करें तो यू शुड नो व्हाट इज BFSI इंडस्ट्री करंटली, हाउ इट इज गोइंग. मैंने तो आपको सिर्फ 1% बताया, 99% इज अ वेरी डिटेल प्रोडक्ट. तो पहले आपको इंडस्ट्री की बात पता होना चाहिए, फिर आपको BFSI के प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए. जैसे अगर हम पर्सनल लोन बात करें तो RBI का पर्सनल लोन के हिसाब से क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके KYC डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हु कैन डू इट, व्हाट इज सिबिल. बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको अभी पता नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इंडस्ट्री में ग्रोथ करते जाओगे तो शायद ये चीजें पता चलेगी. हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक फीचर सेट है. अगर एक सिंपल बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में, अगर हम SBI में भी जाते हैं तो उसमें 10 तरह के सेविंग अकाउंट्स है. तो जीरो बैलेंस भी है, वुमेन सेवर अकाउंट है, सुपर सेवर अकाउंट है, सिल्वर अकाउंट है, गोल्ड अकाउंट. हर एक अकाउंट्स के अलग अलग फीचर्स है. जैसे जैसे कस्टमर का स्टेटस बढ़ते जाता है वैसे वैसे उस अकाउंट की क्रेडिटेबिलिटी बढ़ते जाती है. अगर मेरा 1 लाख सैलरी है तो मेरे लिए अलग गोल्ड सेविंग अकाउंट है. अगर किसी का 15,000 सैलरी है तो उसके लिए मिनिमम बैलेंस 1,000 होगा. सो अलग अलग अकाउंट होल्डर्स है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग अकाउंट्स है. तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए. अगर उस सीट पे आपको बैठना है बैंक के, अगर मुझे कुछ पता नहीं और मैं उस सीट पे बैठा तो मैं क्या कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दूंगा और हाउ विल आई हैंडल द कस्टमर. तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये आपको ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है. और हर बैंक कस्टमर को ज्वाइन करने के पहले या एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाने के पहले ये ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी करती है फॉर एम्प्लॉय. अगर आप IBPS के थ्रू भी जाते हो तो SBI भी उसके लिए 2 महीने का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है उनके बच्चों के लिए, ताकि वो बैंक में जाके डे 1 रेडी रहे. सो हर बैंक का वैसा स्ट्रक्चर है. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी ऐसा ही है कि वो हमारे अपने सारे एम्प्लॉयज को जब हायर करती है वो इस तरह की ट्रेनिंग देती है, क्योंकि हर बैंक की एक अलग अलग ट्रेनिंग होती है, हर बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं. प्रोसेस माइट बी कॉमन, सिस्टम माइट बी कॉमन, बट प्रोडक्ट्स माइट बी डिफरेंट. तो वो अपनी अपनी बैंक्स जो है अपनी अपनी खुद की ट्रेनिंग है जो कंटेंट डिजाइन करते हैं और वो इसके लिए आपको ट्रेन करते हैं. तो BFSI सिस्टम जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में फिनाकल इज या फिर एक कोर सिस्टम जिसको हम CBS कहते हैं, कस्टमर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या फिर क्यूबेक्स करके जो सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो बैंक्स यूज करती है. और उसके लिए आपको ऑफ कोर्स यू कैन नॉट लर्न डायरेक्टली. बहुत क्रेडेंशियल्स होती है उसमें और आपको ये सीखना पड़ता है उसके लिए. तो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. स्किल्स ऑफ कोर्स आप सब में स्किल्स कुछ ना कुछ जरूर होंगे, बट बैंक्स को जो स्किल्स लगते हैं जिसे हम कहते हैं या बैंक्स को जो स्किल्स लगते हैं जिसके हम कहते हैं सर्विस विद कंप्लायंस. तो आपको जब कस्टमर सर्विस आप जब करते हो
आप आपके हिसाब से नहीं कर सकते, बिकॉज आपको जब कस्टमर सर्विस करना है आपको ये रूल्स फॉलो करने होते, कंप्लायंट जिसे हम कहते हैं, आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करना। अगर सेविंग अकाउंट के लिए 6 डॉक्यूमेंट मैंडेट है, आप 4 डॉक्यूमेंट से सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करा सकते कस्टमर। तो कंप्लायंस होना जरूरी है, उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, कैसे लेना है, फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा उसमें। कंप्लायंस, सेल्स, डेफिनेटली आज इंडस्ट्री, जैसे सर ने बिगिनिंग तक की इकोनॉमी ओपन है और वो धीरे धीरे अप हो रही। Ma'am, please come here. You can join here. Ma'am, please. Just a minute. बोला नाही माझे पाठ पडले खाली. व्हिडिओ हा करू का? Okay. Dr. Sujata Patil from ARB Garud College, Shindroni. Please, madam, continue. Okay, ma'am. Thank you. Good afternoon, everyone. I am here taking sweet opportunity to say thank you to all of you for attending one-day online mega webinar on banking sector, career and opportunities, jointly organized by Commerce Department, ARB Garud College, Shindroni, as well as in association with NIT, National Institute of Technology. This is a nice opportunity for students' career. Friends, this is nice opportunity for your career. This webinar focused on career opportunities in banking and financial sector. So friends, on behalf of our college, I, Dr. Sujata Patil, take this responsibility of oath of thanks. First of all, I must mention this sense of gratitude towards today's program inaugurator, Honorable Vice Principal, Dr. L.W. Bhole sir, Head Politics Department, ARB Garud College, Shindroni, for his gracious presence with us and for delivering inauguration speech and also for inauguration of this webinar. Thanks once again, Dr. Bhole sir. I also express deep sense of gratitude towards today's speaker. Our sincere thanks goes to Mr. Niranjan Mohite sir, Regional Lead for West and South for GFSI, NIT, for giving valuable guidance and his valuable time to our students. It's like an education training in banking sector for our students. It's also useful, helpful to our faculty members, sir. So thanks once again, sir. Thanks Mohite sir for being with us for special guidance. Thank you very much, ma'am. Thank you. Okay, thank you, sir. It's most important to give the thanks for today's program anchor. This is most important thing. Mr. Shivam Singh has done nice anchoring, so it's our duty to say thanks to him. So friends, today's lecture gives us career opportunities and useful for our career guidance in financial sector. So I thank to sir. Then it will be failing my duty if I never thank to our principal, Dr. Vasudev Patil, who supported us to conduct this mega webinar.
Thanks, Dr. Patil sir. Our special and most valuable thanks goes to Dr. Yogita Chaudhary ma'am, coordinator of this mega webinar, for her lot of effort for this mega webinar. Also thanks to Dr. Shyam Salunke sir, HOD, Commerce Department. Even if he is not actually involved in conducting the webinar, he present online for this webinar. Due to some health issues, he never involved in conducting this webinar. So thanks, Salunke sir. Last but not least, I thank to all participants, that includes our colleagues and professors, also colleagues and professors from other colleges like Dr. Gopal Kole sir, Dr. Rashmi Sharma ma'am, Dr. Ratna Parthe sir, etc. Special thanks to them. Thanks to all students of our college as well as from outside college. Thanks to all known and unknown persons who involved in this webinar and as well as supported for this webinar. This is one of the type of mega webinar for all of us. Now, with prior permission of coordinator of this webinar, I announce that this webinar is over. Thanks once again of all of you. Thank you, sir. Thanks, ma'am. Thank you very much, ma'am. It was very kind words, and it is privileged to part of this webinar. And I'm sure with this session, some takeaway student will take it from us, and that will help for them to bring their career into a prospect. And that's the objective of this webinar. Thank you very much once again. Okay, sir. Nice to meet you. Same here, ma'am. Meet again in next webinar. Sure, ma'am. My pleasure to join. Okay, sir. Thanks, sir.